Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बेटा हमने 6 मॉड्यूल तक अपना कंप्लीट कर लिया। नाउ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जितना मोस्टली पार्ट था वो मैंने आपको करा दिया, जितना भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब हमारे टॉपिक्स जो होते हैं एसएससी जेईई कन्वेंशनल के हिसाब से सारे मैंने आपके टॉपिक्स अपने कवर करा दिए हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 7। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल, यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट मॉड्यूल अपना स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या बताया था मैंने? मॉड्यूल 7। और मॉड्यूल 7 क्या था मेरा? मॉड्यूल 7, ठीक है। मॉड्यूल 7 क्या बच्चे? मॉड्यूल 7 इज द कॉलम, ठीक है। मॉड्यूल 7 की बात करेंगे और मॉड्यूल 7 जो हमारा रहने वाले है दैट इज द कॉलम। हमारा मॉड्यूल 7 क्या होगा? दैट इज द कॉलम। क्लियर है? कॉलम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे कॉलम हो गया, इसके बाद आपका टॉर्शन हो गया, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सीधे साधे सिंपल क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। चलो सुनो, आपको पढ़ना क्या है कॉलम के अंदर। मैंने जैसे इंट्रो वीडियो में भी अपना डिस्कशन किया था बच्चे, तो कि आपको कॉलम के अंदर जो डिस्कस करना है, कॉलम के अंदर जो पढ़ना है वो केवल यूरल्स इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने हैं। किसके करने हैं? Now you have to do the equations of Euler's equation, ठीक है। Euler's equation के क्वेश्चंस करने हैं, बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं पढ़ना है। क्लियर है? उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जैसा मैंने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन पढ़नी नहीं है, केवल उतनी पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। बस इतना समझ लो कि हम मॉड्यूल 7 कवर करेंगे। 2 लेक्चर लगेंगे हमारे मॉड्यूल 7 के ऊपर, ठीक है। एक ये और एक इससे अगला और मॉड्यूल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वी स्टार्टिंग अवर द लास्ट मॉड्यूल टॉर्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन से समझते हैं बच्चे। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन कमिंग इन एसएससी जेईई 2005 में आया था क्वेश्चन। 15 नंबर की बच्चे ये आपकी प्रॉब्लम थी। नाउ 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था। 2005 में ये प्रॉब्लम आया था। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। स्टील रोड मैं डाटा शायद इसमें देखता हूँ मिसिंग है। स्टील रोड 5 मीटर लॉन्ग, स्टील की रोड है, 5 मीटर लंबी है एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर, डायल नहीं है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज एज ए कॉलम विद बोथ एंड फिक्स। डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड बाय राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन करके। इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चे आपको कि आपको पहले क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करना है। जो क्रिपलिंग लोड आ रहा है उसको राइट डाउन करना है, यानी कि उसकी वैल्यू कहां से है वो बताना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब मान लो बच्चे कि ये मेरा एक कॉलम है। सपोज अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बच्चे ये मेरा कॉलम हो गया। नाउ दिस इज अ कॉलम, ठीक है। इस कॉलम की मैं बात करता हूं, इस कॉलम के दोनों एंड क्या है? फिक्स है। ये एंड भी इस कॉलम का क्या हो गया? फिक्स। एंड नाउ दिस एंड इज आल्सो द फिक्स, ठीक है। अब मुझे पता है कॉलम क्या होता है। कॉलम वो वर्टिकल मेंबर होते हैं जो कंप्रेसिव लोडिंग से सब्जेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब कंप्रेसिव लोडिंग से होंगे तो आप कह सकते हैं कि सर ये मेरा एक लोड तो ये लगेगा। नाउ देयर इज ए वर्टिकल कंप्रेसिव लोड। मैंने मान लिया कि मेरा वर्टिकल कंप्रेसिव लोड कितना लग रहा है बच्चे? नाउ P लग रहा है, ठीक है। चूंकि एंड फिक्स है तो ये क्या करेगा? इसको बकल करने की कोशिश करेगा। जब इसको बकल करने की कोशिश करेगा तो नाउ इट विल बी गो आउट ऑफ द शेप लाइक दिस। मेरा कॉलम कुछ इस तरह से आउट ऑफ शेप जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। बकलिंग और बेंडिंग में अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आपको सिंपली बस यही बोलना है कि जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है दैट आर कॉल्ड बकलिंग। क्लियर है? आपने इस कॉलम के ऊपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दिया। लोड अप्लाई करने के बाद ये कॉलम आपका कुछ इस तरह से बकल कर गया, ठीक है। नाउ द लेंथ ऑफ द कॉलम, इस कॉलम की मैंने लेंथ मान ली, और इस कॉलम की लेंथ कितनी है? दैट इज L। इस कॉलम की लेंथ कितनी है? L है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। एक क्वेश्चन बनता है यार, अच्छा सा ध्यान से सुन लो। अब भाई जब फिक्स एंड था तो फिक्स एंड पे मेरे को पता है, फिक्स एंड पे मेरे मोमेंट भी होता है। मैंने मान लिया कि मेरा जो मोमेंट है वो कितना है? दैट इज कैपिटल M। दैट इज कैपिटल M। फिक्स एंड पे मेरा मोमेंट कितना आ रहा है बच्चे? दैट इज कैपिटल M। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि सर आपने मोमेंट की ये ऐसे क्यों लिखा, मोमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्यों ली? और मैंने बताया हुआ है कि मोमेंट किसी भी एंड पे स्लोप को जीरो करने के लिए डेवलप होते हैं। बस ये बात ध्यान रखना।
इस बात को बच्चे अपने दिमाग में ध्यान रखना कि जो बैंडिंग मोमेंट होता है किसी बैंड पे वो स्लोप को जीरो करने की कोशिश करता है। तो स्लोप को जीरो कब करेगा? ये स्लोप जीरो कब होगा? जब ये क्लॉकवाइज लगेगा, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तभी मेरा स्लोप जीरो होगा। क्लियर है? फिक्स एंड पे जो मोमेंट जनरेट होते हैं जो, वो हमेशा क्या करते हैं? वो मोमेंट स्लोप को जीरो करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर में मैंने ऑलरेडी बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो बच्चे मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। नाउ वी कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स। मैंने ये एक सेक्शन ले लिया। नाउ दिस इज द सेक्शन एक्स एक्स विच इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ, मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। नाउ दिस इज द सेक्शन, मैंने सेक्शन कंसीडर किया। ये सेक्शन जो था मेरा एक्स डिस्टेंस पे था। कितनी डिस्टेंस पे था? नाउ इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, और ये जो डिस्टेंस थी मेरी, नाउ दिस डिस्टेंस इज द y। ये डिस्टेंस मेरी कितनी थी? y। ये जो सेक्शन लिया मैंने एक्स एक्स, ये कितनी डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे था, और ये मेरी डिस्टेंस कितनी थी? y। अगर मैं इस सेक्शन एक्स एक्स पे, अगर मैं बच्चे में सॉल्यूशन की बात करता हूँ, नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, मैं इस सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालू। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ये कितना होगा? p इंटू वाई। होप करने की कोशिश करेगा। ये m प्लस का, m क्या होगा मेरा यहाँ पे? प्लस, m क्या दे रहा है इस सेक्शन के अबाउट? ये m सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो प्लस p इंटू वाई क्या करेगा? होप करने की कोशिश करेगा। नाउ तो p इंटू डिस्टेंस कितनी थी बच्चे? y। क्योंकि मेरा बीम यहाँ, मेरा कॉलम यहाँ पे पहुंच गया ना, तो नाउ मोमेंट इज दिस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेक्शन x पे जो बेंडिंग मोमेंट हुआ, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x इज कमिंग आउट टू बी दैट इज ऑफ कैपिटल M माइनस p इंटू वाई। ठीक है, समझ में? नाउ मैंने ये भी बताया था कि जो किस बेंडिंग मोमेंट होता है mx, वो किसके बराबर होता है? नाउ इट इज ei d2y ओवर ei d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस का py, कैपिटल M माइनस का py। ये वैल्यू होती है। नाउ दिस विल बी द वैल्यू। अरे ये वैल्यू होती है ना। नाउ ei से डिवाइड कर दो। एक काम करो, py को इधर ले आओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। नाउ इट इज ऑफ ei d2y ओवर dx2 ओवर dx2 प्लस py इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? m हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों से ei से डिवाइड कर दो। क्या करो बच्चों? ei से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। जब ei से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगी? नाउ इट इज ऑफ d2y ओवर dx2, नाउ d2y ओवर dx2 प्लस p अपॉन ei प्लस p अपॉन ei इंटू y इज इक्वल टू m अपॉन ei, इज इक्वल टू m अपॉन ei। ये बनेगा इज इक्वल टू m अपॉन ei। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज काइंड ऑफ लाइक दिस d2y ओवर dx2 प्लस ay इंटू b। यही होती है ay इक्वल टू b। यही बताई थी ना मैंने। अरे यही बताया था ना बच्चे, यही बताया ना कि ये मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की ही होती है। क्लियर है? चलो, इसका सॉल्यूशन आपको अगर मैं बताऊं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? नाउ y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू एक्स प्लस कैपिटल B कोस इंटू कैपिटल B इंटू कॉस इंटू कैपिटल B इंटू कॉस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू एक्स प्लस यहां से लिख सकते हैं दैट इज b अपॉन a, दैट इज b अपॉन a इंटू एक्स। यही होता है इसका सॉल्यूशन। हालांकि मैथमेटिक्स में होता है बच्चे, ये मैं थोड़ा सा रटवा रहा हूं आपको, लेकिन इतनी चीज तो यार याद रखनी ही पड़ेगी आपको। ये वाली जो चीज है ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। नाउ ये जो फॉर्मूला है ये तो बच्चे आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है? नाउ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को बच्चे आप याद ही रखेंगे, रिमेंबर रखना ही पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? इस फॉर्मूले को तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है? ये सॉल्यूशन होता है। मैं सॉल्यूशन कहाँ से आता है वो मैं नहीं बता रहा,
ना हमारे पास उतना टाइम है। बस इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, वाई ए और बी मेरे कांस्टेंट है, कैपिटल ए और बी। स्मॉल ए और बी क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो बेटा ये है, और स्मॉल बी की वैल्यू की बात करता हूँ तो मेरी ये वैल्यू है। ठीक है, नाउ राइट डाउन देयर सॉल्यूशन, इनके मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। नाउ सॉल्यूशन की जब मैं बात करूंगा तो y, नाउ y इज इक्वल टू कैपिटल A, y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर रूट कितना हुआ बच्चे, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ p अपॉन ei, नाउ p अपॉन ei इंटू x प्लस कैपिटल B, नाउ प्लस कैपिटल B cos इंटू p अपॉन ei, नाउ p अपॉन ei इंटू x प्लस b अपॉन ए, b कितना है मेरा m अपॉन ए कितना है p अपॉन ये ऐसे a कैंसिल होगा, क्या बनेगा m अपॉन p, नाउ m अपॉन p इंटू x, नाउ m अपॉन p इंटू x, नाउ दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ दैट विल बी द सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, y इक्वल टू a साइन स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू एक्स प्लस b कोस स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू एक्स प्लस m अपॉन p इंटू एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। क्लियर हुआ, अरे लिख लिया, चलो लिख लिया। नाउ अब भाई इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि a और b मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कैसे सॉल्व करूंगा, सुनो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बच्चे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मुझे पता है कि इस फिक्स एंड पे मेरा स्लोप क्या है, जीरो। इस फिक्स एंड पे, यानी कि फिक्स एंड पे क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, फिक्स एंड पे मेरा स्लोप भी जीरो है, मेरा डिफ्लेक्शन भी जीरो है। x इक्वल टू जीरो पे मैं कह सकता हूँ y इक्वल टू जीरो, y इज द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी तो जीरो है। जब x की वैल्यू जीरो है इस फिक्स एंड पे तो y की वैल्यू भी जीरो, और x भी इक्वल टू जीरो पे ही मेरा dy अपॉन dx, यानी कि मेरा स्लोप भी जीरो है, मेरा स्लोप भी जीरो है, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू भी बच्चे क्या है मेरी, जीरो। नाउ dy अपॉन dx की वैल्यू भी कितनी है, जीरो। पुट कर दो, यूज बाउंड्री कंडीशन। नाउ इधर आओ, नाउ यूज बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। नाउ यूज बाउंड्री कंडीशन। ठीक है बच्चे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। यूज बाउंड्री कंडीशन, क्या है मेरी बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि at x इक्वल टू जीरो, at x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे मेरा y इक्वल टू भी जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे मेरा y इक्वल टू भी जीरो है। पुट करो, ये मैंने मान ली, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में पुट करो x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो, पुट करो। इसमें x जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो हुआ, यानी कि पूरा टर्म जीरो हो गया। ये टर्म कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये भी टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, तो y भी जीरो। नाउ a मल्टीप्लाई साइन जीरो कितना हो गया बच्चे, जीरो, प्लस b कॉस जीरो, कोस ये x इक्वल टू जीरो ना, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1, प्लस ये m अपॉन p, x की वैल्यू भी कितनी है बच्चे, x की वैल्यू भी मेरी जीरो है। नाउ x की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। ठीक है, यानी कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ से b की जो वैल्यू हो गई, नाउ b इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 1, दैट इज b की जो वैल्यू हो गई मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी b की वैल्यू जीरो आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, जीरो आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, जीरो। नाउ द वैल्यू ऑफ b इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। क्लियर है, मेरा b की वैल्यू की भी जीरो आ गई। अब मेरा b जीरो आ गया, b जीरो आने का मतलब है कि ये पूरा टर्म जीरो हो गया मेरा। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि भाई अब मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन रह गई, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतनी रह गई, b वाला टर्म को इसमें जीरो कर दो तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी। नाउ y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei, साइन स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू x प्लस b का टर्म तो जीरो हो गया, b वाला टर्म, क्योंकि b की वैल्यू जीरो थी ना, ये b जीरो था, ये पूरा टर्म जीरो, प्लस m अपॉन p इंटू x बचा, प्लस m अपॉन p इंटू x, यही बचा बच्चे। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चे ये क्या बनेगा, नाउ dy अपॉन dx, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो ये क्या हो गया, नाउ cos स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei
नाउ p upon ei into x, p upon ei into x into square root of p upon ei into square root of p upon ei plus m upon p plus m upon p प्लस कितना हुआ, नाउ m अपॉन p हो गया, क्लियर, प्लस m अपॉन कितना हो गया, p हो गया, क्लियर। अब मेरे को एक बात पता भाई, x इक्वल टू जीरो पे ना, x इक्वल टू जीरो पे मेरा क्या हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पे dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो हो जा रही है। x इक्वल टू जीरो, मेरे को दूसरी बाउंडेशन पता है कि एट x इक्वल टू जीरो पे मेरा स्लोप जीरो है, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, नाउ dy अपॉन dx इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ये dy अपॉन dx की वैल्यू को मैंने जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, नाउ जीरो इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज p अपॉन ei, दैट इज ऑफ p अपॉन ei प्लस m अपॉन p प्लस m अपॉन p, ये वैल्यू आ गई, नाउ प्लस m अपॉन p आ गया, क्लियर है। तो ये मैं कह सकता हूं यहां से, नाउ a इंटू, ये प्लस ही आएगा ना, यस इट इज द प्लस वैल्यू, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, नो 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 नो, वी डजंट हैव एनी मिस्टेक। a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया बच्चे, नाउ p अपॉन ei इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का m अपॉन p, माइनस का m अपॉन p, ये मेरे लिए एक इक्वेशन बन गई। मैं एक ही वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं बस इतना निकाल रहा हूँ, a इंटू पी स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei किसके बराबर आ गया, m अपॉन p के। अब बेटा इस इक्वेशन को देखो, इसमें देखो, इस इक्वेशन के अंदर a ये रहा और p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये आया, इसकी जगह a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei की जगह क्या रख सकता हूँ, माइनस m अपॉन p, इसकी जगह इसको इसमें पुट कर दो, यहाँ पे इसको इसमें पुट करो, पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, इससे माइनस m अपॉन p, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि नाउ dy अपॉन dx, नाउ dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx कितना था मेरा, जीरो था। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, लेट मी चेक, नो 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 नो, हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, सुनो इधर, नाउ तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, नाउ इक्वेशन बन गई बच्चे मेरी, नाउ dy अपॉन dx, नाउ dy अपॉन dx, मैंने क्या कहा आपको, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei की जगह क्या रख देंगे, माइनस m अपॉन p, तो नाउ इट इज इक्वल टू ऑफ माइनस का m अपॉन p इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू x प्लस m अपॉन p प्लस m अपॉन p, प्लस वैल्यू कितनी आ गई, नाउ प्लस m अपॉन p आ गया, प्लस इज इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei, यही आएगा ना, अरे यही आएगा ना। अब इधर देखो एक और बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये देखो दूसरे फिक्स एंड की अगर मैं बात करूं, इस एंड पे देखो, जब x की वैल्यू l के बराबर होगी तो इस एंड पे भी तो मेरा स्लोप जीरो है, तो मेरे लिए एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ से ये भी बनती है कि x इक्वल टू l पे dy अपॉन dx, ये भी तो स्लोप जीरो है मेरा, यहाँ पे भी तो स्लोप जीरो है। इस इक्वेशन को मैं यूज करता हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना अल्टीमेटली क्रिपलिंग लोड निकालना है, मेरे को ना ये क्रिपलिंग लोड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सुनो बच्चों ध्यान से, नाउ मेरे लिए बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, नहीं मेरे लिए बाउंड्री कंडीशन ये बन गई कि एट x इक्वल टू l पे dy अपॉन dx, नाउ dy अपॉन dx इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, जीरो है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, जीरो, पुट करो इसमें, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, इज इक्वल टू कितना, माइनस का दैट इज कैपिटल m अपॉन p इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू p अपॉन ei, x की जगह क्या रख दिया मैंने, l प्लस m अपॉन p, ये रख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सुनो इधर बच्चे, अब इधर सीखो, m अपॉन p मेरा कॉमन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, नाउ m अपॉन p इंटू ये कितना आएगा, वन माइनस का cos स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज ऑफ p अपॉन ei इंटू l इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, वो जीरो के बराबर आ गया, इज कमिंग आउट टू बी जीरो। या तो ये टर्म जीरो होगा या फिर बच्चे ये टर्म जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जीरो होगा, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, नाउ वी कैन राइट डाउन वन माइनस cos स्क्वायर रूट ऑफ
P अपॉन ई आई इंटू एल इज कमिंग आउट टू बी कितना 0। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेट इज कोस स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन ई आई इंटू एल इज कमिंग आउट टू बी कितना 1। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूं कि कोस की वैल्यू 1 कब कब होती है, अगर मैं कोस की वैल्यू की बात करता हूं कि कोस की वैल्यू 1 कब कब होती है, तो आप मेरे को आंसर दोगे कि सर कोस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन ई आई इंटू एल। कोस की वैल्यू एक तो 0 पे 1 होती है, एक मेरा 2 पाई पे 1 होती है, एक 4 पाई पे भी कम होती है एंड सो ऑन। ऐसे ही होती है ना, जो कोस की वैल्यू होती है वो 0 पे 1 होती है, 2 पाई पे होती है, फिर 4 पाई पे होती है, फिर 6 पाई पे होती है, इसी तरह से होती है। ठीक है, मुझे तो क्या लेना है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भाई मिनिमम के लिए 0 तो ले नहीं सकता, 0 लूंगा तो क्रिपलिंग लोड 0 आ जाएगा। मुझे तो मिनिमम लोड निकालना है कि मिनिमम लोड पे फेल कर जाए, तो मैं एक मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 पाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 क्यों नहीं लिया आपने? भाई 0 इसलिए नहीं लिया, अगर 0 ले लूंगा तो क्रिपलिंग लोड 0 आ जाएगा ना मेरा। अगर क्रिपलिंग लोड ही 0 आ गया तो फिर मतलब क्या था कैलकुलेट करने का? तो मुझे मिनिमम वैल्यू ले, मिनिमम क्या है 2 पाई। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो मिनिमम वो लोड चाहिए ना जिसमें मेरा कॉलम फेल करेगा। ठीक है, तो नाउ मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे, नाउ cos that is P upon square root of I into L is equal to cos 2 pi। cos 2 pi पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, cos 2 pi पे तो 1 होगी, तो ये इसको मैं कंक्लूड करके यहाँ से ये लिख सकता हूँ। नाउ वी कैन कंक्लूड हियर, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन ई आई, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन ई आई इंटू एल इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी 1। नाउ स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो कितनी आएगी, नाउ P अपॉन ई आई इंटू एल, सॉरी ये 2 पाई था, नाउ 2 पाई, एक मिनट, नाउ दिस इज द 2 पाई, नाउ इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, नाउ दिस इज द 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है, नाउ 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्रिपलिंग लोड आएगा मेरा, क्रिपलिंग लोड P इज इक्वल टू 4 ई आई 4 पाई स्क्वायर, सॉरी, नाउ 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। नाउ दिस इज द क्रिपलिंग लोड। नाउ 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और फिक्सिटी के लिए तो यही होता है ना, फिक्स कंडीशन के लिए अगर मैं क्रिपलिंग लोड की बात करता हूं तो फिक्स एंड के लिए बच्चे क्रिपलिंग लोड यही तो वैल्यू होती है मेरे। नाउ द क्रिपलिंग लोड ओवर द फिक्स एंड इट इज हाउ मच 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? चलो, चूंकि फिक्स एंड के लिए निकाल रहे थे तो फिक्स एंड के लिए निकाल रहे थे। वैसे अगर 4 को नीचे लिख जाओ L/2 फिर L की जगह इफेक्टिव लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो ये था मेरा डेरिवेशन। ये पार्ट बच्चे मेरे को करके बताना था उसमें क्वेश्चन के अंदर। जनरली काफी बच्चे नहीं करते हैं इसको, नहीं करने का रीजन ये है कि ज्यादा समझ में आता नहीं बच्चे के, तो आप इसको कर सकते हैं, काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा मतलब है ये मेरा डेरिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट भी था। काफी बच्चों ने बोला भी था मेरे को सर कि इसको जरूर कराना, तो होप सो हमने करा दिया ये अच्छे से। चलो ये तो एक पार्ट हुआ बच्चे, ये एक पार्ट हुआ मेरा। नाउ दिस इज द पार्ट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। वैसे अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस में उसने कहीं नहीं बोला है कि डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड बाय राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसने बच्चे आपको यहाँ पे क्रिपलिंग लोड का डेरिवेशन करने को नहीं बोला था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अभी कुछ कॉमन डाउट रहते हैं कि सर वो इतने नंबर का प्रॉब्लम था उसने ये नहीं बोला था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड, आपको क्रिपलिंग लोड निकालना है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं था डेरिवेशन नहीं पूछा था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भाई क्रिपलिंग लोड कैसे बताओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे वैल्यू आई तभी तो बताओगे ना उसको। ठीक है, जैसे अभी 2019 का एग्जाम हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उन बच्चों बोल रहे हैं कि सर ये नहीं पूछा था वो। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं, मैनिपुलेशन उन चीजों में, तो उनके ऊपर हमें बहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट हो गया मेरा। दूसरा, उसने वैल्यू दे रखी है, डाटा दे रखा है, सुनो इधर। नाउ डाटा, भाई क्रिपलिंग लोड तो मेरे को पता है, क्रिपलिंग लोड मेरे को पता है कि क्रिपलिंग लोड पीसीआर की वैल्यू जो है, नाउ क्रिपलिंग लोड पीसीआर इट इज ऑफ 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, पुट करो, ए स्टील रोड 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर
is used as a column with both end fixed. Determine crippling load writing the differential equation. चलो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे. नाउ क्रिपलिंग लोड की बात करूं, PCR इट इज ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू पाई आई. क्रॉस सेक्शन कैसा है 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है तो इसका मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर्कुलर का पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4. डी कितना है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 की पावर 4. सारी वैल्यू मैं सेंटीमीटर में दे रहा हूँ, लोड केजी में दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी है बच्चे 5 मीटर लेंथ है, लेकिन लेंथ मैं किस में लूंगा सेंटीमीटर में. क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू मैंने सेंटीमीटर. तो एल स्क्वायर लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर क्या हो गया मेरी 500 सेंटीमीटर. 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर इतने का स्क्वायर. क्लियर? चलो इसको सॉल्व करो. 9 पाई डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई ऑफ 500 का स्क्वायर. जो वैल्यू आ रही है बच्चे क्रिपलिंग लोड की दैट इज 1255.75. नाउ द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड दैट इज PCR इट इज ऑफ 1255.75. नाउ दिस इज द वैल्यू. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रिपलिंग लोड. ठीक है, ये बच्चे मेरी क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आ रही. मैंने बताया था लोड हम किस में ले रहे हैं केजी में, डायमेंशन किस में ले रहे हैं सेंटीमीटर में. तो नाउ दैट विल बी द आंसर. ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सिंपल आपको मार्क्स ये क्वेश्चन दे देगा. तो ऐसे घबराना नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ मोस्टली बच्चे ने ना ये डेरिवेशन छोड़ दिया होगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है. ठीक है, अब यार मेंस पढ़ रहे हो, अब तो प्री निकला होगा आपका, अब थोड़ी तो बेसिक जानकारी आपको होगी. तो कॉलम में और भी जितना पार्ट है वो सब नहीं करना है. ठीक है, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का बुक उठा लिया और उसके हर एक क्वेश्चन में लगाया जा रहा हूँ, वो यूजलेस है, कुछ नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है. आपको केवल बच्चे वही टॉपिक्स अपने कवर करने जिनसे क्वेश्चंस आते हैं. मुझे पता है कॉलम से ना एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो मैं कॉलम से ना ये सिंपल एक दो क्वेश्चन लगा के अपनी छुट्टी कर दूंगा, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा. मुझे पता है SFD BMD से क्वेश्चन आते हैं तो मैं वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा. मुझे पता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मोर सर्कल से क्वेश्चन कभी नहीं आया और ना आने वाला है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा टॉपिक. ऐसे पढ़ते हैं मेंस के लिए. कुछ बच्चे मेरे को बोलते भी रहते हैं कि सर मेंस के लिए पढ़ेंगे कैसे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. आप प्रीवियस ईयर एक बार लगा लो, उसका पैटर्न देखो कहाँ से पूछ रहा है, किस तरह क्वेश्चन, आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है और क्या मेरे को कवर करना है. क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों. यू हैव टू नोट डाउन दिस. First of all, you have to note down this portion. After that, you have to note down this. उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लो. And after that, you have to note down this. उसके बाद ये वाला पोर्शन बच्चे नोट कर लेना डिफरेंशियल इक्वेशन का. And after that, you use these conditions. After that, you have to note down this. And उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा. And then you have to note down this. इसको डेरिवेशन को कर लेना, पूछ सकता है एग्जाम में. And then after that you have to note down this values. And lastly you have to note down this crippling load value. क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना. और इसके सॉल्यूशन मेरे को आप भेजेंगे सभी लोग इसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड करना है सभी लोगों को. एक और क्वेश्चन आया है कॉलम का SSC जेई के अंदर ही एक और क्वेश्चन है, उसमें कंपैरिजन करना है, आई थिंक रेशियो निकालना है, उसका सॉल्यूशन भी आप मेरे को भेजोगे, मैं नहीं करवा रहा उसको. ठीक है, ठीक है. एक मॉड्यूल बचता है आपका टॉर्शन का, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट अच्छे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.